अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको करवा रही हूँ पीसीएचएस गवर्नमेंट कॉलेज का जो प्रीलिम का पेपर था 2021 का, उसमें जो सेकंड ईयर बॉटनी का जो सेक्शन बी था, यानी इसमें शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो आज की वीडियो में हम वेरी शॉर्ट यानी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लेंगे इंशाल्लाह। तो पहला सवाल था नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए। आसान था, सिर्फ नाम बताने थे। मैसेंजर आरएनए होता है, राइबोसोमल और ट्रांसफ़र आरएनए होता है। उसके बाद था व्हाट इज़ सिंड्रोम। तो सिंड्रोम की जो डेफिनेशन हो जाती है वो उसका मतलब ये होता है कि वो तमाम तर साइंस और सिम्टम्स जो अक्सर एक साथ हो रहे होते हैं या वो एक इंसान के अंदर हो रहे होते हैं और उसकी जो एक वजह होती है वो एक ही होती है। यानी कि जैसे इंसान को जैसे कोई डिज़ीज़ होती है तो अक्सर जो होती है वो एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन के अंदर हो सकता है। कोई जब डिज़ीज़ कहते हैं उसको हम, तो उसकी जो वो डिफरेंट वजूहात भी हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान को कोई बहुत सारे मसले हो रहे हैं, साइंस और सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन उन सब की कोई एक वजह होगी। तो अगर जब भी इस तरह से होता है कि वो सारे साइंस और सिम्टम्स एक साथ अगर कर रहे होते हैं और वो करेक्टराइज़ कर रहे होते हैं किसी एक पर्टिकुलर बीमारी या किसी एक पर्टिकुलर एबनॉर्मलिटी या मसले को, तो उस कंडीशन को जो है वो सिंड्रोम कहते हैं। जैसे टर्नर सिंड्रोम था या एड्स हो जाता है, इस तरह में उसमें ये होता है कि वजह एक होती है लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे डिजीज़ हो रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल था व्हाट इज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन। अगर सिंपल अल्फाजों में कहा जाए कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होती है, तो सिंपली वो जो प्रोसेस होता है जिसकी वजह से एक कम्युनिटी जो कि एक जगह पे रह रही है, जो एक उसका इकोसिस्टम है, वहाँ पे उसमें जो चेंजेस आ रही होती हैं कम्युनिटी में, और वक्त के साथ वो ग्रो भी कर रही होती है, प्रोग्रेसिवली चेंज होके, मॉडिफाई होके, या बाज़ औक़ात वो रिप्लेस हो जाती है किसी दूसरी कम्युनिटी से। तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है उसको इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। यानी जो इकोसिस्टम होता है उसके पास सलाहियत होती है कि वो सिंपलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स बनाता जाए वक्त के साथ, क्योंकि वक्त तो एक जैसा नहीं रहता, उसके अंदर चेंजेस आती रहती हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस होती हैं, दूसरे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं कम्युनिटीज़ को जो वहाँ पे रह रही होते हैं। लिविंग को भी इफ़ेक्ट करते हैं, नॉन लिविंग को भी इफ़ेक्ट करते हैं। ज़्यादातर जो कम्युनिटी होती है, यानी कम्युनिटी का मतलब ये हुआ कि जो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस एक जगह पे रह रही हैं उसके अंदर चेंजेस आएंगी, अपने आपस में भी उनके अंदर जो है वो इंटरेक्शन की वजह से भी, उनके नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन की वजह से भी, उसमें चेंजेस की वजह से भी, लेकिन वक्त के साथ। ठीक है, वक्त के साथ अगर कोई चेंज परसिस्ट कर जाता है तो वो जो एक कम्युनिटी होती है वो रिप्लेस हो जाती है फिर किसी दूसरी स्टेबल कम्युनिटी से। तो इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं उसको इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। ठीक है, ये पूरे मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है। बस इन्होंने पूछा था व्हाट इज़, तो आपने बताना है, जो आपको पता है वो आप बता देंगे। उसके बाद है व्हाट इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो 2018 का जो मैंने पास पेपर कराया था वेरी शॉर्ट वाला सेकेंड ईयर बॉटनी का, उसमें मैंने आपको उसकी डेफिनेशन लिखवाई थी कि बाज़ औक़ात ये होता है कि जो दो डोमिनेंट ट्रेड्स होते हैं वो जो एक ट्रेड होता है उसके जो दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, बाज़ औक़ात वो दोनों के दोनों डोमिनेंट होते हैं, और जब उनका एक क्रॉस बनता है या जब वो उसके अंदर आते हैं, जनरेशन के अंदर आते हैं, तो वो दोनों जो होते हैं वो सही से कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, दोनों कम्प्लीटली अपनी डोमिनेंसी को शो नहीं कर पाते। ठीक है, ये सारी डेफिनेशन थी कि एक डोमिनेंट जीन जो होती है वो दूसरे डोमिनेंट जीन के इफ़ेक्ट को मास्क कर देती है और उनका जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इंटरमिक्स हो जाते हैं। इस तरह की डोमिनेंस को जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते थे। मैंने उसमें इसकी डेफिनेशन लिखवाई थी। उसके बाद था डिफ्रेंशिएट करते हैं हार्डवुड और सैपवुड के दरमियान। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है वो 4 डिफरेंसेस लिख दिए हैं। आपको 4 नहीं लिखनी होंगी, 1 नंबर का सवाल है तो आपको 2 लिखनी होंगी। मैंने ये 4 इसलिए लिख दिए हैं ताकि अगर ये 2 नंबर के सवाल में भी आ जाए तो वैसे उसमें 4 तो कम से कम लिखनी होती हैं। तो आप कम से कम 4 याद करके जाएंगे तो वही वाली बात कि आपको 2 याद रहेंगी। हार्डवुड क्या था, वो टिश्यू जो कि टूवर्ड सेंटर प्रेजेंट था स्टेम के, और सैपवुड जो था वो थोड़ा पेरिफेरी या आउटसाइड की तरफ प्रेजेंट था। हार्डवुड था क्या, बेसिकली ये नॉन फंक्शनल और डेड सेल्स थे। जाइलम के जो सेल्स नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं ड्यू टू लिग्निफिकेशन, उसकी लिग्निफाइड हो जाते हैं, ओल्डर सेल्स हो जाते हैं जिसके अंदर इसका पेरेन्काइमा जो होता है बिल्कुल डेड हो जाता है, उसके अंदर पेरेन्काइमेटस सेल्स जो होते हैं डेड हो जाते हैं, वो हार्डवुड होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ट्री के स्टेम को। इसी के बिल्कुल अपोजिट सैपवुड के डिफरेंसेस आप ये बता देंगे कि ये फंक्शनल होते हैं, कंडक्टिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि ये सपोर्ट के अलावा ये ट्रांसपोर्ट कराएंगे या कंडक्शन कराएंगे वाटर और सॉल्यूट सब्सटेंसेस की। इसी तरह से सैपवुड जो होता है वो इसके अंदर यंगर पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं और ये अलाइव होते हैं। ठीक है, ये डेड होते हैं, ये अलाइव होते हैं। ये सारे डिफरेंसेस हो गए, 4 डिफरेंसेस। उसके बाद था व्हाट आर दी कॉजेज़ ऑफ म्यूटेशन। तो इन्होंने ये नहीं बोला सवाल में कि सिर्फ नाम बता दें म्यूटेशन की कॉजेज़ के, इन्होंने कुछ खास वो नहीं किया था, मतलब बताया नहीं था कितना बताना है कितना नहीं बताना। बाकी ये कि 1 नंबर का सवाल है तो उस हिसाब से हम नाम भी बताएंगे और थोड़ा सा 1 to 1.5 लाइन में इसको थोड़ा सा बता भी देंगे कि म्यूटेशन की कॉजेज़ क्या होती हैं, मेजर कॉजेज़ क्या होती हैं। तो म्यूटेशन की कॉज होती है आयनाइजिंग रेडिएशन, यानी कि कुछ इस तरह की रेडिएशंस हो सकती हैं, एक्सरे वगैरह हो सकती हैं, वो बॉडी के अंदर जो होते हैं फ्री रेडिकल्स बनाती हैं। वो एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं और जब बॉडी के अंदर वो सेल के अंदर वो बनेंगे तो वो ना सिर्फ डीएनए को डैमेज करेंगे बल्कि सेल को भी डैमेज करेंगे। और जो डीएनए के अंदर जो फिजिकल या केमिकल चेंजेस आ रही होती हैं उन्हीं चेंजेस को म्यूटेशन कह रहे होते हैं, परमानेंट चेंजेस जो आ रही होती हैं।
ठीक है। तो उसके बाद दूसरा कॉज था अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है वो डीएनए की बेसिस को इम्पेयर कर देती है, उसके अंदर बाज़ अगर उसकी ऑक्सीडेशन कर देती है, उसके अंदर डिफरेंट चेंजेस ला रही होती है। तो हम ये बता देंगे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का ये इफेक्ट होता है। उसके बाद केमिकल म्यूटेजेंस भी होते हैं जो कि बेसिकली डीएनए के बेसिस को मॉडिफाई कर देते हैं। तो ये हो गई 3 इंपॉर्टेंट कॉजेज़ ऑफ म्यूटेशन या म्यूटेजेंस भी जिनको हम कह रहे होते हैं। उसके बाद अगला सवाल था राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू। तो पहला बता दें कि ये एक लिविंग टिश्यू होता है। दूसरा बता दें कि इसकी वॉल्स जो होती हैं वो इरेगुलर होती है, ठीक है, इरेगुलर सी होती हैं। और दूसरी बात ये कि इरेगुलरली थिकेंड होती हैं, मतलब ये नहीं कि एक जगह से थिक होगी तो दूसरी जगह से वैसी थिक होगी। इरेगुलरली यहाँ से ज़्यादा है, यहाँ से कम है, मतलब इरेगुलरली थिकेंड वॉल्स होती हैं। और जो थिकनेस होती है, थिकेंड एरियाज़ होते हैं वो ज़्यादातर उसके एजेस पे होते हैं, सेंटर में नहीं होते, उसके एजेस पे थिकेंड एरियाज़ होते हैं। उसके बाद और क्या करेक्टर्स होते हैं कि इसी वजह से लिग्निफिकेशन की वजह से या जो थिकनिंग की वजह से इनका जो ल्यूमन होता है या तो बहुत छोटा होता है, बिल्कुल वैनिश हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, लास्ट बात अभी बता दें कि इनका फंक्शन ये होता है कि सपोर्टिंग टिश्यूज़ होते हैं यंग प्लांट के अंदर, और जो नॉन वुडी स्टेम्स होते हैं या जो लीव्स होते हैं उनके अंदर जो सपोर्ट का काम करता है वो कोलेनकाइमा करता है, ठीक है। ये सवाल थे जो कि पीएसएचएस में आए हुए थे, पीएसएचएस के प्रीलियम पेपर के अंदर आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 1 मार्क के लिए मैंने कंप्लीट करवा दिए। आई होप यहाँ पे किसी को कोई मसला नहीं होगा। थैंक यू।